हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है, तो वहीं इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हो चुका है कि सीआईडी की रिपोर्ट थी कि मौसम खराब हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जान को जानबूझकर खतरे में डाला गया और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। चित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एसएचओ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं। और इस प्रकार की जानकारियां वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं और साथ में जो वहाँ की सीआईडी है वो सीआईडी का भी खुलासा हो रहा है कि सीआईडी ने स्पष्ट बताया है ये चीजें हो सकती हैं, मौसम खराब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हमको करनी पड़ सकती है और किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो उसकी सारी चुस्ता यानी एक प्रकार की उसकी पुख्ता जो है इंतजाम करने हैं। लेकिन इंतजाम करने तो दूर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है, क्या करना है, ये सारा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूं। और मैं तो यहां तक राष्ट्रपति महोदय को निवेदन भी कर चुका हूं कि सरकार को भंग किया जाए ताकि जो चुनाव हैं निष्पक्ष तौर पर हो सकें, आगे भी जो चीजें इस प्रकार की होने की। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी है और यह इस साल 1 जनवरी से लागू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विज ने कहा कि इस नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज का अपना 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रावधान होना चाहिए। विज ने कहा कि हमें अपने मेडिकल कॉलेज को इस तरह से तैयार करना है कि वे गंभीर रोगियों को भर्ती करने में सक्षम हों और इन कॉलेजों में उनका इलाज किया जा सके और इसके लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ कुशल और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हरियाणा के लिए एक नई नर्सिंग पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत नर्सिंग स्कूल चलाने के लिए नर्सिंग स्कूल का 100 बेड का अपना अस्पताल होना अनिवार्य है। यहाँ नर्सिंग कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे में वो किसी NABH 100 बेड के अस्पताल से एफिलेट होना चाहिए और जो नर्सिंग कर रही होंगी उनको उस अस्पताल में जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ेगी ताकि फर्जी हाजिरा ना लगे। ये कदम सरकार ने हरियाणा में क्वालिटी नर्सेज तैयार हों उसके लिए उठाया है। अभी तक जितनी चर्चाएं आ रही थी उन सब का जवाब दे दिया और लोगों के मन में तो अब कोई संशय रहा नहीं कि ये जो मोदी जी के वहां पर रोका गया, ये पंजाब सरकार का एक षड्यंत्र था, उसके तहत वहां पर मोदी जी को रोका गया। वैसे इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी जांच करेगी और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें भी तथ्य खुलकर सामने आएंगे। देखिए, इससे बचने का तो सबसे बड़ा तरीका है कि कोविड प्रोटोकॉल को लोग स्वयं की प्रेरणा से लागू करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ ना करें और समय समय पर हाथ धोएं। सबसे बेहतरीन तो ये है सरकार की तरफ से भी समय समय पर
पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आवश्यकता और होगी, पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए एथेनॉल प्लांट और लगाने की बात कही, तो साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से सरकार एथेनॉल प्लांट्स को लेकर काम कर रही है। पर्यावरण बचाने के साथ साथ विदेशी मुद्रा बचाना भी एक बड़ा लक्ष्य है। हरियाणा ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। यह कदम इस तरह से है कि हरियाणा में अब एथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है। प्राइवेट मिल यमुनानगर में कर रही है और हरियाणा सरकार की जो मिल है शाहबाद में, यहाँ पर एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल से ना केवल हम एथेनॉल पे बल्कि और क्या काम हो रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि एथेनॉल प्रोडक्शन की बात जो है लंबे समय से चल रही है हरियाणा में, आपने भी बताया था कि कई जगह कई फेजेस में जो है होगा, अभी क्या स्थिति है? देखो, अभी शाहबाद के अंदर 60 KLPD का जो हमारा एथेनॉल प्लांट है वो शुरू हो गया है और उसी को भी हम 90 KLPD तक ले जाएंगे, क्योंकि छोटे प्लांट वाइबल नहीं होते। और आगे भी जो हमारे जैसे करनाल है, पानीपत है, इनमें भी हम एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं और नेक्स्ट इसके अंदर सीजन में हमारा ये पानीपत और करनाल में भी एथेनॉल प्लांट हम लगाएंगे। और इससे आपको अभी जो आप बता रहे थे कि एक तो फॉरेन करेंसी हमारी बचती है, दूसरा पोल्यूशन भी इससे ठीक होता है, तीसरा जो एथेनॉल से हमारे जो मिलों का जो घाटा है वो भी पूरा होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम सभी जितनी भी हमारी हरियाणा में 10-11 शुगर मिल हैं, 10 हमारी कॉरपोरेशन की हैं और एक 10 इसकी शुगर फेड की हैं और एक संद जो है हमारी वो एफेड की है। तो इन सभी में हम एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें, जैसे अब गुड़ शक्कर भी हम पिछले साल हमने शुरू किया था पलवल में, महम में, कैथल में, और अब इस बार भी हमने उसके क्वालिटी को और सुधार करते हुए कैंडी टाइप भी हमने आपके पड़ोसी राज्य समेत जो है, पड़ोसी राज्यों में मतलब पंजाब भी आता है, यूपी भी आता है, समेत 5 राज्यों में चुनाव है। आप क्या कहेंगे कि क्या राजनीतिक आंकलन यहाँ बनता है? देखो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार या प्रदेशों में जो सरकार रही है और जितनी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, उनका सबका यही रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हैं, हमारी पार्टी विकास को ही मुद्दा लेकर आगे चलेगी और निश्चित तौर पर जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है इतना कभी हुआ नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए जो है आगे बढ़ चुके हैं। अभी शाहबाद में जो प्रोडक्शन है वो शुरू है और अगले फेज में 4 जगहों पर ये और होगी। और इसके साथ साथ आप जानते हैं एथेनॉल जो है पेट्रोल में 20% मिलाने की इजाजत मिल गई है। इससे न केवल पर्यावरण को बचाव होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि शुगर मिलों का जो बरसों से चला आ रहा घाटा है वो भी पूरा होगा। साथ ही उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें सब साफ तौर पर सामने आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर की काफी समय से चली आ रही कई मांगों को मान लिया है। बुधवार को इस बाबत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गेस्ट टीचर्स की एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सीएम के पीएस अमित अग्रवाल, एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह, निदेशक सेकेंडरी जे गणेशन, निदेशक मौलिक शिक्षा अंशज सिंह और अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से 6 सदस्यीय शिष्टमंडल प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव के नेतृत्व में मौजूद रहा। गेस्ट टीचर की मांगों पर काफी विचार विमर्श के बाद बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अतिथि अध्यापकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा और सेवा नियम बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है।
शिक्षा मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अतिथि अध्यापकों के सेवा नियम 1 सप्ताह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी अतिथि अध्यापक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 3 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग की ओर से समय पर अपनी सेवा न देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है और इसी कड़ी में सही ढंग से सेवा न देने पर नगर निगम गुरुग्राम के एक वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक पर आयोग ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और यही नहीं, आयोग ने गुरुग्राम के आयुक्त को अगले 30 दिन में सभी कर्मचारियों को सेवा के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। फतेहाबाद के टोहाना इलाके में विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा पंचायत कार्यालय, तहसील भवन और नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। तो वहीं मीडिया से बातचीत में देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जनता को अच्छा प्रशासन देना है, जहां उनके द्वारा कई विभागों में जाकर चेकिंग की गई है। जो कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। इस प्रकार की चेकिंग दोबारा की जाएगी। अगर कर्मचारी गैर हाजिर मिलते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आज हमने नगर परिषद, पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय को निरीक्षण किया। इसमें काफ़ी जो कर्मचारी अधिकारी थे गैर हाजिर पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत और पब्लिक की भी यही सोच है कि जब आप सरकारी नौकरी पे हैं, सरकारी ड्यूटी पे हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, अपनी आकर ड्यूटी कीजिए और आम जन को जो आपकी ड्यूटी है उसका लाभ मिले। और जो ये परिस्थितियाँ आज पैदा हुई हैं, जो एक विश्वास विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति जनता हो बैठी है, उसको वापस प्राप्त करने की जरूरत है। आगे से अगर ऐसी गलतियां पाएगी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी तो नोटिस जारी कराए हैं, कारण पूछा इनसे भाई आप क्यों गैर हाजिर थे, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं 9 बजे आके बैठे अपनी सीट पे, आपने काम क्यों नहीं शुरू किया, आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं। पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एस्मा लगाकर सरकार अंग्रेजों के कानून को लागू कर रही है। आज देश में लोग अन्य विकल्प की तलाश में हैं और जहां अन्य विकल्प मिलेगा वहीं जाएंगे। युवा शक्ति ही हमारी मातृशक्ति है। साधारण गरीब, किसान, कर्मचारी सहित हर वर्ग की यही आवाज है कि ऐसे लोगों को बदलो जिन्होंने इस देश का हमेशा शोषण किया और बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर दूसरे प्रदेश हो, आज देश नए विकल्प की तलाश में है और जहाँ विकल्प मिलेगा वहाँ बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो इस तरह की पार्टियां हैं जिन्होंने उन प्रदेशों में शोषण की व्यवस्था को जन्म दिया या पोषण दिया, उनको सबको बदलने का काम करेंगे। यही युवा शक्ति, यही हमारी मातृशक्ति, यही हमारे साधारण गरीब, मजदूर, किसान, सबका एक ही, चाहे वो कर्मचारी हो, हर वर्ग की यही आवाज़ है कि ऐसे लोगों को बदलो जिन्होंने इस देश का हमेशा शोषण किया और बड़े बड़े वायदे दिखाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक तृणमूल का सवाल है, हम तो एक ही जगह गोवा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम देख रहे हैं रोज हर प्रदेश के अंदर, अगर पंजाब है तो वहाँ कुछ नए स्वर हैं, उत्तर प्रदेश है वहाँ कुछ और है। तो लोग अपनी अपनी उन दलों को छोड़ करके जा रहे हैं जहाँ पर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यमुनानगर पहुंचे पूर्व सांसद और टीएमसी नेता अशोक तंवर का कहना है कि देश में बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ चल रही है। कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती और ना ही लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि जब सांठगांठ की राजनीति होने लगे तो ना जनता के हित सुरक्षित रहते हैं, ना कार्यकर्ताओं के, और ना ही देश का भविष्य सुरक्षित रहता है। वहीं देश में टीएमसी के जनाधार पर बोलते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कोरोना के हालात ठीक रहे तो आने वाले 3-4 महीनों में टीएमसी हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस से कम नहीं, उनसे आगे निकलेगी। तो वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक का कोई मामला नहीं, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने यह स्टंट किया है। हम लोगों ने पिछले 25-30 साल इस हरियाणा और देश की राजनीति में मेहनत की, अच्छे नेतृत्व को तैयार किया, और जब ये दिखाई दिया कि वर्तमान कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ना लड़ना चाहती है, ना लड़ने में सक्षम है, तो हम सभी साथियों ने मिलकर के फैसला किया कि हमें कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि जब सांठगांठ की राजनीति होने लगे तो वहाँ पर फिर जनता का ना हित सुरक्षित होता है, ना कार्यकर्ताओं का होता है, और ना देश का भविष्य होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है, और अब तो जांच कमेटी भी बन गई है। ये किस तरीके से वो प्रदेश, पंजाब प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं बचा है, खासतौर से किसान पहले भी नहीं था, उसको कैसे दोबारा गेन करें, कैसे अपनी पैठ बनाने की कोशिश करें, भावनात्मक मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ये एक कोशिश थी जो नाकामयाब पूरी तरीके से साबित हुई। पूरे देश के अंदर ही आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस अपने जो संविधान है उसमें संशोधन भी कर रही है, संगठन को भी नए सिरे से खड़ा करने के लिए उसका एक प्रक्रिया जारी है। और अभी तो बंगाल के अंदर सीरियस वहाँ पर तीसरी बार जीते हैं, बंगाल के बाद गोवा में अभी सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं, और इन राज्यों के चुनाव के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस अच्छे साथियों। नूंह जिले के लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस पहुंचे कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हर बुधवार को नूंह जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी और हर एक गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की माता के स्वर्गवास पर 2 मिनट का मौन रख वहीं जिले के ताड़ू खंड के कांगरका गांव में हुई घटना पर शोक व्यक्त किया और सरकार से मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता की बात कही। मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं जो हमारी 4 बहनें हैं जो मेहनत मजदूरी करके और मिट्टी निकाल रही थी, तो ये बहुत ही दर्दनाक माहौल पे हुआ है। और मैं आज चला भी जाता, लेकिन मैं अगली बार जाऊंगा उनके यहाँ, क्योंकि आज जो है अलीगढ़ में जो हमारे विवेक बंसल जी हैं उनकी माता जी का देहांत हो गया, तो उनका आज वो प्रोग्राम चौथा है आज, तो वहाँ जाऊँगा। तो अगली बार मैं उनके यहाँ होके भी आऊँगा और सरकार से मांग करता हूँ कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनको सरकार को जो है उनको कोई कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक हादसा है और सरकार को तुरंत जो है कम से कम जो है जो भी मुनासिब जो बनता है, जो कानून के मुताबिक जो पैसा है उन परिवार के लोगों को देना चाहिए जिन्होंने अपनी 4 बेटियों को खोया है। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में यहाँ चुनाव है हमारे, और पंजाब में है। तो हरियाणा हिमाचल सीमा पर सरस्वती नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा के विभिन्न इलाकों में जहां सरस्वती नदी को धरा पर लाने का प्रयास होगा, तो वहीं सरस्वती नदी में बारिशों के दिनों में आने वाली पानी से होने वाली तबाही से बचा जा सकेगा और सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए एमओयू साइन करेंगे। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि 700
करोड़ का यह प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा द्वारा किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी उन दोनों के बीच MOU साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को MOU दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम बन रहा है। देखिए, इसमें जो डैम की जो बात है, वो डैम जो करीबन बताया जा रहा है 700 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, और उसमें जो डैम क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच की बाउंड्री पर बन रहा है, और जो एरियाज में डैम के अंदर आएगा वो ज़्यादातर हिमाचल का एरिया पड़ता है। तो वो जो कार्रवाई है वो हमारा जो इरिगेशन विभाग है उस कार्रवाई को पूरा कर रहा है, और MOU साइन होने के बाद जी प्रोजेक्ट इसमें चालू हो, और जो इसमें आगे तैयारियां होनी है वो आगे समय पे जो है उसको समय समय पर लिया जाएगा। ठीक है, डैम बनने का फ़ायदा जो मेन मुख्य रूप का फ़ायदा ये रहेगा, जो हमारी ये सरस्वती नदी जो पीछे समय में बहती थी, इसी एरिया से होके बहती थी, इसी क्षेत्र से होके बहती थी, वो दोबारा जो है अपने रूप में दोबारा हमें उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और साथ तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में 23 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने की तैयारी जारी है। इसके लिए तोशाम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रमुखों और वार्ड प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह और पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने कार्यकर्ताओं को जयंती मनाने के संबंध में निर्देश दिए। हमारी है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जैसे मैं बता रहा था, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। हर गांव में, हर वार्ड में, पूरे हरियाणा के अंदर 7,500 स्थानों पर, यानी प्रत्येक गाँव और प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक जगह पर 70 साथी हमारे इकट्ठे होंगे, और वहाँ पर चित्र रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उनके लिए तैयारियों के लिए आज का कार्यक्रम किया गया है। हर जगह 75 यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर 7,500 जगह 6 लाख साथी हमारे इकट्ठे होंगे, और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनके लिए गाने गाए जाएंगे, तराने गाए जाएंगे, और उनको याद किया जाएगा। और गुमनाम शहीद जितने भी हमारे हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथी हैं, उनको भी याद किया। तो उसकी तैयारियों के लिए आज ये बैठक, तैयारियों के लिए आज की ये बैठक की गई है, और जिसमें 1 जनवरी को डाडम पहाड़ में हुए हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी ने डाडम पहाड़ी का दौरा किया और हादसा स्थल पर पहुंचकर अपनी जांच कार्य को शुरू किया। उल्लेखनीय है कि हादसे के एक दिन के बाद ही उपायुक्त भिवानी RS ढिल्लों ने डाडम पहाड़ी में हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी राहुल नरवाल के नेतृत्व में 5 विभागों की टीम गठित की गई, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी के अलावा SDM तोशाम मनीष कुमार फोगाट, ASP भिवानी हितेश यादव, जिला माइनिंग अधिकारी भूपेंद्र सिंह, जिला वन अधिकारी जितेंद्र अहलावत शामिल थे। इसी कमेटी ने हादसा स्थल पर पहुंचकर अपना कार्य आरंभ कर दिया और मामले की गहनता से जांच को शुरू कर दिया है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। यमुनानगर में कोरोना के मामलों पर लगातार वृद्धि हो रही है। यमुनानगर के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कल 87 नए मरीज आए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 360 हो गई। उन्होंने कहा कि कोरोना अधिकारियों और कर्मचारियों में भी फैल रहा है, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए स्वयं की सहायता करना सबसे जरूरी है। सार्वजनिक स्थल पर आएं तो दोनों टीके होने चाहिए, तो साथ ही मास्क का प्रयोग भी होना चाहिए। जो है नए मरीज इसमें पाए गए हैं, और कुल मिला के अभी 360 जो है वो एक्टिव केसेस अभी चल रहे हैं। ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात है तो हमारे जो 7 मरीज पहले आए थे वो ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।
और इसमें जो है कोरोना जो है हमारे ज़िले में अधिकारियों कर्मचारियों में भी ये फैल रहा है। इसके लिए मैं यमुनानगर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो इस महामारी को लड़ने में समाज का और प्रदेश सरकार का साथ जरूर दें और अपनी सुरक्षा जो है उसके लिए मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग जरूर करें और हमारे जो ज़िले को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग जरूर दें। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।